थर्मल एक्सपेंशन, उष्मीय या तापीय प्रसार। सबसे पहले हम इसकी मीनिंग या इसकी डेफिनेशन को समझते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन होता क्या है। देखिएगा, जब भी हम किसी वस्तु को गर्म करें और उसकी अवस्था में परिवर्तन ना हो, वह जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहे और हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएं, तो इस कंडीशन में उस वस्तु में होता है प्रसार। वो एक्सपेंस करती है, प्रसारित होती है। जैसे इसका मतलब आप समझिए कि आपके पास में कोई सॉलिड है, ठोस है, आप उसको दे रहे हैं हीट, गर्म कर रहे हैं लगातार। अब कंडीशन ये है कि ये जो ठोस है वो द्रव में चेंज नहीं होना चाहिए, यानी सॉलिड का फॉर्म है वो सॉलिड ही रहना चाहिए। इस कंडीशन में अगर आप उसे हीट देते हैं, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो इस कंडीशन में उसमें होता है एक्सपेंशन, यानी प्रसार होता है। इसी घटना को हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन, तापीय या उष्मीय प्रसार, क्योंकि ये जो सॉलिड है वो उष्मा गेन करके अपने आप को एक्सपेंस कर रहा है। अब देखिए, नेक्स्ट बात आती है कि इस एक्सपेंशन का कारण क्या है, थर्मल एक्सपेंशन का रीजन क्या होता है। कोई भी सॉलिड हो या कोई भी पदार्थ हो, वो एटम्स से मिलकर बना होता है। ठीक है। एटम्स में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है। और पदार्थ के अंदर दो प्रकार का कंपन होता है। जब हम वेव पढ़ेंगे तो वहां पे इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी आप मोटा मोटा समझिए। एक तो होता है अनुप्रस्थ कंपन और दूसरा होता है अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ कंपन है वो कुछ इस प्रकार से चलता है, बिल्कुल ऐसे, है ना। इसकी जो चौड़ाई है वो ज्यादा होती है, ये वाली चौड़ाई है वो ज्यादा है, जबकि इसकी ये जो लेंथ होती है वो होती है कम। जबकि अनुदैर्ध्य किस प्रकार से चलता है, वो कुछ इस प्रकार से चलता है, स्प्रिंग की तरह। इसकी चौड़ाई तो होती है कम और इसकी लंबाई होती है अधिक। अब आप यहां से समझिए कि अगर कोई वस्तु या कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सपेंस कर रहा है, प्रसारित हो रहा है, इसका मतलब उसमें कौन सा है, अनुदैर्ध्य कंपन हो रहा है। जबकि अगर कोई भी पदार्थ अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, संपीड़ित हो रहा है, तो इसका मतलब उसमें कौन सा होगा, अनुप्रस्थ कंपन होगा, क्योंकि इसकी लेंथ क्या है, कम। ठीक है। अब हम बात करते हैं वाइब्रेशन या कंपन पर। देखिए, पदार्थ के अंदर एटम्स होते हैं, वो वाइब्रेशन करते हैं एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, इनको हीट देंगे, गरम गरम करेंगे, तो इनकी एनर्जी में क्या होगा, इंक्रीज होगा, एनर्जी में वृद्धि होगी, जिससे इनके कंपनों का आयाम बढ़ जाता है। आयाम बढ़ने का मतलब, जैसे मान लीजिए कोई एटम है, वो पहले इतनी दूर तक कंपन कर रहा था, अब उसका कंपन का आयाम बढ़ेगा, वो इतनी इतनी दूर तक कंपन करेगा। ठीक है। फिर और हीट देंगे तो ये कंपन थोड़ा और बढ़ेगा। कंपन बढ़ेगा, एटम का कंपन बढ़ रहा है, मतलब एक बार एटम यहाँ है, फिर यहाँ जा रहा है, फिर वापस यहाँ आ रहा है, फिर वापस यहाँ जा रहा है। इसका मतलब वो एरिया ज़्यादा कवर कर रहा है। एरिया ज़्यादा कब कवर करेगा, जब उस सॉलिड का आकार बढ़ेगा या उसकी लेंथ इंक्रीज होगी। जैसे मान लीजिए पहले इतनी थी, तो एटम है वो कुछ इस प्रकार से वाइब्रेट कर रहे थे, यहाँ तक, बस यहीं तक कर रहे थे। अब हम उसे हीट देंगे तो इनका वाइब्रेशन बढ़ेगा, वाइब्रेशन बढ़ते बढ़ते यहाँ तक चला गया मान लो मैक्सिमम, तो अब इसकी जो लेंथ होगी ना वो यहाँ तक इंक्रीज होगी। इसे हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। तो रीजन होता है कि हीट पा करके एटम जो वाइब्रेशन करते हैं उसका आयाम बढ़ जाता है, उसका क्षेत्र बढ़ जाता है, और कोई भी पदार्थ है वो एक्सपेंस कर जाता है, प्रसारित हो जाता है। इसी के विपरीत जो प्रक्रिया होती है उसे हम बोलते हैं संपीड़न या कॉन्ट्रैक्शन। या आप जब भी किसी पदार्थ को ठंडा करते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा ठंडा करते हैं, तो उनके एटम के बीच में जो नॉर्मल कंडीशन पे जो वाइब्रेशन थे ना, उनका आयाम अब कम हो जाता है। वो इतने से ही करते हैं, बस इतने इतने से वाइब्रेशन करते हैं। इतने से वाइब्रेशन करने का मतलब है कि एक्चुअल मान लीजिए लेंथ उसकी इतनी थी, आपने उसे ठंडा किया, जैसे नॉर्मल टेम्परेचर पर वाइब्रेशन कुछ इस प्रकार से थे, आपने उसे ठंडा किया तो इसका वाइब्रेशन है वो कम होने लगा ऐसे। ठीक, और ठंडा किया तो वाइब्रेशन बस यहीं तक सीमित हो गई इसकी। इसका मतलब अब इसकी जो नई लेंथ है वो कितनी हो गई, ये होगी। इसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन या संपीड़न। तो ये बिल्कुल एक्सपेंशन की जस्ट अपोजिट प्रक्रिया है। अगर मैं आपको थर्मल एक्सपेंशन के अपने डे टू डे लाइफ के कुछ एग्जांपल बताऊं तो आप उसे बड़े आसानी से रिलेट कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है कि जब भी हम दूध को गर्म करते हैं और हाई फ्लेम पे गर्म करते हैं, तो दूध उफन जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे उसमें हो रहा है एक्सपेंशन। इसी प्रकार से आपने कई बार देखा होगा कि अक्सर ये घटना सर्दियों के मौसम में ज़्यादा होती है कि कोई कांच का जार है, उसके ऊपर लोहे का ढक्कन है। अक्सर क्या होता है, लोहे में कॉन्ट्रैक्शन होता है सर्दियों के दिनों में। कॉन्ट्रैक्शन से वो ढक्कन है वो काफ़ी टाइट हो जाता है। अब उसे हम खोलने के लिए क्या करते हैं, उसके ऊपर थोड़ी देर गर्म पानी डालते हैं, उसे गर्म पानी में रखते हैं, तो वो अब हीट पा करके वो एक्सपेंस करेगा और वो लूज़ होगा, तो उसे हम आसानी से खोल सकते हैं। इसी प्रकार से
पेंडुलम वाली घड़ी देखी होगी आपने। पेंडुलम वाली घड़ी में क्या होता है कि जब वो पेंडुलम घूमता है ना, ऑसिलेशन करता है, तभी वो घड़ी टाइम सही बताती है, तभी वो चलती है। अब इसमें जो पेंडुलम की रॉड है वो बनी होती है इनवार मेटल की। क्यों बनी होती है? उसका रीजन यही है क्योंकि इसका थर्मल एक्सपेंशन बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल है। अगर नॉर्मल आप मेटल की रॉड लेंगे तो गर्मियों के दिनों में उसकी लेंथ बढ़ जाएगी थर्मल एक्सपेंशन की वजह से, तो वो घड़ी सुस्त हो जाएगी। और अगर सर्दियों में आप देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उसकी लेंथ कम हो जाएगी और वो जल्दी जल्दी चलने लगेगी। तो दोनों ही कंडीशन में एरर आएगी। इसकी बात भी हम करेंगे अभी थोड़ी देर बाद में जब एप्लीकेशन पढ़ेंगे इनकी। तो ये अपने कुछ एक डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल हैं थर्मल एक्सपेंशन के। बहुत से एग्जाम्पल हैं, आप जब भी अपनी लाइफ को बड़े प्रैक्टिकल ढंग से देखेंगे तो बहुत से एग्जाम्पल मिलेंगे। पूरी अपनी तो पूरी डे टू डे लाइफ फिजिक्स से भरी पड़ी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये एक्सपेंशन पदार्थ की कौन सी अवस्थाओं में हो सकता है। देखिए, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। यहाँ पे बात आती है कि क्या एक्सपेंशन तीनों अवस्थाओं में या तीनों स्टेट में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एक्सपेंशन सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि तीनों कंडीशन में एक्सपेंशन हो सकता है, तो सबसे ज्यादा एक्सपेंशन कौन सी स्टेट में होता है? सबसे ज्यादा एक्सपेंशन होता है गैस में, उसके बाद उससे कम होता है लिक्विड में और सबसे कम होता है सॉलिड में। रीजन मैंने अभी आपको बताया, कोई भी पदार्थ हो एटम्स से बना होता है। सॉलिड बहुत बहुत ही कठोर चीज है, इसका मतलब उसके एटम्स हैं वो बहुत ही ज्यादा जकड़े हुए हैं। यानी इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर फोर्स, जिसे हम बोलते हैं अंतर परमाणवीय बल है, वो मैक्सिमम होता है। यानी वो एटम्स हैं वो बिल्कुल जकड़े हुए हैं, उनको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी या हीट चाहिए होती है। इनके अंदर एक्सपेंशन कम होता है। लिक्विड में सॉलिड से ज्यादा होता है और गैस में सबसे ज्यादा होता है। तो ये इन स्टेट का क्रम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन। प्रसार के कितने प्रकार होते हैं? देखिए, प्रसार है वो तीन प्रकार का होता है किसी भी पदार्थ के अंदर। फर्स्ट टाइप है इसका लीनियर एक्सपेंशन या रेखीय प्रसार। रेखीय मतलब एक सिंगल लाइन में होगा, और सिंगल लाइन का मतलब 1D 2D या 3D 1D। ये है एग्जांपल 1D का। नंबर दो, वन डायमेंशनल। नंबर दो पे आता है अपना एरिया। एरिया एक्सपेंशन या क्षेत्र प्रसार, ये 2D का एग्जांपल है क्योंकि कोई भी एरिया हो उसमें दो डायमेंशन की आवश्यकता होती है। और नंबर थर्ड टाइप है इसका वॉल्यूम एक्सपेंशन, आयतन प्रसार। और ये एक 3 डायमेंशन का एग्जांपल है 3D। तो ये तीन टाइप्स के एक्सपेंशन होते हैं, लीनियर, एरिया और वॉल्यूम। अब बात आती है कि सॉलिड, अपने पास में कौन सी स्टेट थी? एक सॉलिड थी, एक लिक्विड थी और एक गैस, ये तीनों स्टेट है। अब बात ये आती है कि इनमें कौन से एक्सपेंशन पाए जाते हैं। देखिए, सॉलिड है, सॉलिड की आकृति भी होती है, एक फिक्स आकृति होती है, उसका आकार भी होता है। ठीक है, जैसे वृत्त है, वर्ग है, आयत है ना, घन है, घनाभ है, शंकु है, गोला है। तो ये क्या है? फिक्स आकृति है। तो फिक्स आकृति की क्या क्या हो सकती है? लंबाई भी हो सकती है, उसका क्षेत्रफल भी हो सकता है, उसका आयतन भी हो सकता है। इसका मतलब सॉलिड में तीनों टाइप के एक्सपेंशन होंगे, लीनियर भी होगा, एरिया भी होगा और वॉल्यूम भी होगा। अब हम बात करते हैं लिक्विड और गैस की। क्या आपने कभी सुना है, आज तक आप पढ़ते आए हैं, 10 तक आपने पढ़ा है, इतना तो आपको पता है कि लिक्विड और गैस की कोई भी आकृति होती है, कोई स्ट्रक्चर होती है? नहीं। आप जिस भी प्रकार के पात्र में उसे भरेंगे वो उसी प्रकार की आकृति ले लेता है। इसका मतलब इसकी फिक्स कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है। कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, इसका मतलब न तो इसकी लेंथ हो सकती है और न इसका एरिया हो सकता है। क्या हो सकता है? केवल और केवल वॉल्यूम हो सकता है। तो गैस और लिक्विड के अंदर केवल और केवल वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, आयतन प्रसार होता है। क्लियर है? अब हम चलते हैं थर्मल एक्सपेंशन के तीनों टाइप्स को पढ़ते हैं। पहले हम सॉलिड को पढ़ेंगे, फिर हम लिक्विड और गैस को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉलिड वाला पोर्शन। तो अभी अभी हमने देखा था, अपना टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। अभी हमने देखा सॉलिड के अंदर तीनों टाइप के एक्सपेंशन हो सकते हैं, लीनियर भी हो सकता है, एरिया भी हो सकता है और वॉल्यूम भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम लीनियर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक होगा अपना लीनियर एक्सपेंशन इन सॉलिड, ठोस में रेखीय प्रसार। देखिए होता क्या है, जब भी हम किसी सॉलिड को देंगे हीट देंगे तो उसमें क्या होगा? एटम्स में वाइब्रेशन होगा और वो क्या करेगा? एक्सपेंस करेगा। अब
यहाँ पे बात आ रही है लीनियर की, इसका मतलब हम वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं। वन डायमेंशन में हम लेते हैं कोई भी वायर या मेटल की रॉड। देखिएगा, ये अपने पास में कोई मेटल की रॉड है या कोई वायर है जिसकी इनिशियल लेंथ है एल नॉट, इसका इनिशियल टेम्परेचर है T1। क्लियर है। अब हम इसे क्या देते हैं, हीट देते हैं या इसके टेम्परेचर में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। टेम्परेचर वृद्धि करने से इसके अंदर वृद्धि होगी डेल्टा एल। कितनी होगी, डेल्टा एल। डेल्टा एल वृद्धि होने के बाद में इसकी जो फाइनल लेंथ आएगी अपने पास में, वो मान लीजिए आती है एल, और इसका फाइनल टेम्परेचर होता है T2। तो एल क्या है, एल है फाइनल लेंथ, और एल नोट क्या है, इनिशियल लेंथ। तो फाइनल में से आप इनिशियल घटाएंगे तो क्या आएगा, डेल्टा एल, ये आता है। मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ। तो डेल्टा एल इक्वल्स टू एल माइनस एल नोट। एक बात तो ये, एक है इसका टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, डेल्टा टी बराबर फाइनल कितना है T2, इनिशियल कितना है T1। तो ये हो गया अपने पास में डेल्टा टी। एक यहाँ पे बात आती है, तीनों प्रकार के एक्सपेंशन पढ़ेंगे, वहां पे तीन प्रकार के कोफिशिएंट आएंगे। लीनियर में जो आता है उसे हम बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट, जिसे हम डिनोट करते हैं अल्फा से। एक पढ़ेंगे हम इसमें अल्फा, वो क्या होगा, लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है अल्फा इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ यानी डेल्टा एल अपॉन इनिशियल लेंथ एल नॉट इनटू डिफरेंस इन टेम्परेचर तो डेल्टा टी। ये होता है अपना लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट, आपको डायरेक्ट याद रखना है। इसी से अब देखिए हम बनाएंगे इसके लिए लेंथ के लिए एक फॉर्मूला, किस प्रकार से डेराइव करते हैं। देखिए हमें क्या मिला, अल्फा इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल नॉट इंटू डेल्टा टी। आप एल नॉट को यहाँ पे रखिए और नीचे वाली फॉर्म को अल्फा से इंटू कीजिए, तो क्या बनेगा, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। इस फॉर्मूले से आप चेंज इन लेंथ निकाल सकते हैं। इसी को आप थोड़ा सा और एक्सपेंस करेंगे तो देखिए डेल्टा एल क्या होता है, यहाँ से देखिए एल नॉट माइनस एल इक्वल्स टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। यहाँ से आप इस एल नोट को इधर लेकर के जाएंगे तो ये बनेगा एल इक्वल्स टू एल नोट प्लस एल नोट अल्फा डेल्टा टी। वहाँ से आप एल नोट को कॉमन लेंगे तो ये बनेगा एल इक्वल्स टू एल नोट 1 + अल्फा डेल्टा टी। ये होता है फाइनल लेंथ का फॉर्मूला। तीन फॉर्मूले आपको याद करने हैं, तीनों प्रकार के एक्सपेंशन में तीन तीन फॉर्मूले आएंगे। ये है अपना लेंथ, फाइनल लेंथ निकालनी हो, ये है अपने को लेंथ डिफरेंस निकालना हो, और ये फॉर्मूला है जब आपको लीनियर कोफिशिएंट निकालना हो। क्लियर है। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद करने। सेकंड बात आती है कि इस कोफिशिएंट का यूनिट क्या होती है। देखिए अल्फा इक्वल्स टू हमें क्या मिला, डेल्टा एल अपॉन एल नोट डेल्टा टी। ये क्या है, लेंथ यानी क्या होगा, मीटर। एल नोट भी क्या है, लेंथ, तो क्या होगी मीटर, इंटू डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर, और टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, मीटर से मीटर कैंसिल। तो अल्फा की जो यूनिट बची वो क्या बची, 1/केल्विन, जिसे हम बोल सकते हैं केल्विन इनवर्स, और इसे हम डिनोट करते हैं पर केल्विन। और अगर आपको यही न्यूमेरिकल में डिग्री सेंटीग्रेड में दी हुई है तो इसे हम डिनोट करेंगे डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, और हम इसे डिनोट कर सकते हैं पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये इसकी यूनिट होती है एक्सपेंशन कोफिशिएंट की। तीनों कोफिशिएंट की सेम ये होगी आपकी यूनिट होगी, चाहे वो अल्फा हो, बीटा हो या गामा। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं इसी का जो सेकंड टाइप है अपना एरिया एक्सपेंशन। देखिए क्षेत्रफल किसी भी टू डायमेंशनल आकृति का हो सकता है, मिनिमम थ्री डायमेंशनल का भी हो सकता है। मिनिमम अपने को दो डायमेंशन चाहिए होती है, इसका मतलब ये एग्जांपल है 2D का। जैसे आपको एरिया पूछा जाए कि किसी भी वृत्त का पूछा जा सकता है, वर्ग का पूछा जा सकता है, आयत का पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये सभी हैं वो एरिया एक्सपेंशन के एग्जाम्पल में आते हैं। जैसे वृत्त, वर्ग और आयत हो गए अपने। इसमें क्या होता है कि हम जब भी किसी सॉलिड को हीट देते हैं, उसके टेम्परेचर में इंक्रीज करते हैं, तो उसके क्षेत्रफल में प्रसार होता है। भाई देखिए लीनियर हमने लिया था, तो इसमें अगर हम इसे हीट देंगे तो इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी बस। लेकिन अपने पास में कोई वर्ग है, अब हम इसे हीट देंगे तो इसकी ये भुजा भी बढ़ेगी। ठीक है, इतनी बढ़ गई, ये भी बढ़ेगी, ये भी बढ़ेगी और ये भी बढ़ेगी। तो फाइनल हमें क्या प्राप्त होगा, एक बड़ा सा वर्ग प्राप्त होगा, इससे थोड़ा सा बड़ा वर्ग। ये क्या है, ये इसमें एक्सपेंशन हुआ है हीट की वजह से, जिसे हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन, और उसकी वजह से एरिया इंक्रीज हुआ है, इसलिए इसे हम बोलते हैं एरिया एक्सपेंशन। चलो इसके लिए भी वही फॉर्मूले निकालते हैं। अभी मैंने आपको समझा दिया किस प्रकार से इसमें वृद्धि होती है। अब देखिए इसमें जो कोफिशिएंट आता है वो आता है बीटा, इसे हम बोलते हैं एरिया एक्सपेंशन कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, एरिया एक्सपेंशन कोफिशिएंट। इसकी वैल्यू होती है, वो होती है बीटा इक्वल्स टू एरिया में कितना चेंज हुआ यानी डेल्टा ए अपॉन इनिशियल एरिया कितना था ए नॉट इंटू टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है।
इसी से ही हम एरिया के लिए फॉर्मूला बनाएंगे। देखिए किस प्रकार से। तो यहाँ से डेल्टा ए इक्वल्स टू क्या हुआ, ए नोट बीटा डेल्टा टी। ये आ गया आपका एरिया डिफरेंस का फॉर्मूला। सेम मैथमेटिकल प्रोसेस जो लीनियर में की थी अब वही करनी है, और उसी से हम नेक्स्ट फॉर्मूला इसका जनरेट करेंगे, वो आएगा ए इक्वल्स टू ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। किस प्रकार से आया, ये आप लीनियर वाले मैथमेटिकल डेरिवेशन से सीख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। बीटा कोफिशिएंट की वैल्यू निकालनी हो, या अपने को एरिया डिफरेंस निकालना हो, या आपको एक्सपेंशन के बाद में फाइनल एरिया निकालना हो। तो ये तीन हो गए आपके एरिया के फॉर्मूले। यहाँ पे बीटा की यूनिट अगेन वही आएगी, केल्विन इनवर्स बोल दो चाहे डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स बोल दो, कोई सी भी बोल दो, जो आपको न्यूमेरिकल में दी हुई हो वही आपको लेना। थर्ड जो टाइप आता है सॉलिड एक्सपेंशन में, वो आता है वॉल्यूम एक्सपेंशन इन सॉलिड। और आयतन सॉलिड के अंदर जो थ्री डायमेंशनल अपनी स्ट्रक्चर होती है, जैसे गोला है, बेलन है, शंकु है, इनका हम आयतन कैलकुलेट करते हैं। तो इन कंडीशंस में हम किसी भी सॉलिड का वॉल्यूम एक्सपेंस डिराइव करेंगे। वॉल्यूम एक्सपेंस क्या होता है कि जब भी आप किसी सॉलिड को, सॉलिड का एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, कोई गोला है ना, बेलन है या कोई शंकु है, तो इनके टेम्परेचर में जब हम इंक्रीज करेंगे, इनको हीट देंगे, तो इनके आयतन में प्रसार होता है। देखिए आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। मान लीजिए तीनों सेम है, जैसे मैं घन की बात करूं, तो वॉल्यूम क्या होता है, ये होता है, इसमें इंक्रीज होगा। जैसे इनिशियल इनकी लेंथ ये थी, फाइनल इसकी लेंथ है वो कुछ इस प्रकार से होती है। तो वॉल्यूम में क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। इसी एक्सपेंशन को हम बोलते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन इन सॉलिड। देखिएगा न्यूमेरिकली अपने को तीन फॉर्मूले वही डिराइव करने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट क्या होता है, गामा। इसे हम बोलते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट। इसकी यूनिट वही सेम, केल्विन इनवर्स बोल दो चाहे डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, जो आपको न्यूमेरिकल में दी हुई है वही आपको डिनोट करनी है। सेकंड हम बोलते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होती है वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट की। तो गामा इक्वल्स टू होता है जितना वॉल्यूम में चेंज हुआ है वो, तो डेल्टा वी अपॉन जितना उस सॉलिड का इनिशियल वॉल्यूम था वी नॉट इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। सेम प्रोसेस है, यहाँ से हमें वही निकालना है वॉल्यूम डिफरेंस और फाइनल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम डिफरेंस तो आ जाएगा डेल्टा वी इक्वल्स टू वी नॉट गामा डेल्टा टी, इंटू किया है मैंने नीचे वाले पोर्शन को उधर ले जाकर के। थर्ड फाइनल निकालना हो तो डेल्टा वी क्या होगा, वी नॉट माइनस वी, वी नॉट को आप उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा वी इक्वल्स टू वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ये तीन फॉर्मूले हैं। तो मैंने आपको बोला था कि तीनों प्रकार के एक्सपेंशन में आपको तीन तीन फॉर्मूले याद रखने हैं, वो तीन तीन फॉर्मूले यही हैं। इसमें यहाँ से आप गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से आप डेल्टा वी आयतन में कितना परिवर्तन हुआ वो, और यहाँ से आप फाइनल आयतन निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं अल्फा बीटा और गामा में रिलेशन क्या होता है। हमने तीन कोफिशिएंट पढ़े, एक पढ़ा हमने अल्फा जो था लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट, एक पढ़ा हमने बीटा जो था एरिया एक्सपेंशन कोफिशिएंट, और एक पढ़ा हमने गामा जो था वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट। हमें क्या निकालना है, इनके बीच में रिलेशन। तो इनके बीच में जो रिलेशन हमें प्राप्त होता है वो होता है अल्फा इक्वल्स टू बीटा बाई टू इक्वल्स टू गामा बाई थ्री। कंडीशन सुनिएगा, ये रिलेशन किस कंडीशन में हमें प्राप्त हो सकता है। फर्स्ट कंडीशन है कि सॉलिड है वो सेम होना चाहिए, सेम मेटल का सॉलिड होना चाहिए दोनों, जिसके बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना वो। एक तो सेम सॉलिड होना चाहिए, दूसरी बात है कि टेम्परेचर जो डिफरेंस होगा या टेम्परेचर इंक्रीज होगा वो भी सेम होना चाहिए दोनों कंडीशन में। इसका मतलब ये कंडीशन होगी एक आइसोटॉप की, आइसोटॉप सॉलिड की। और आइसोटॉप सॉलिड है तब तो ये है वैलिड, और अगर आइसोटॉप या असामान्य सॉलिड है तो वहां पे ये कंडीशन फेल हो जाती है। तो वहां पे क्या कंडीशन आएगी उसकी भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ से देखिए रिलेशन अगर हम अनुपात में निकालें तो अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा हमें क्या मिलेगा, 1:2:3। ये हमें इसका अनुपातिक रिलेशन मिलता है। इसका उपयोग न्यूमेरिकल में काम आएगा अपने, जब हम वॉल्यूम एक्सपेंशन निकालेंगे ना किसी भी सॉलिड का, तो वहाँ पे हमें पहले दिया हुआ होगा उसका लीनियर एक्सपेंशन, और उसकी सहायता से हम उस सॉलिड का वॉल्यूम एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। किस प्रकार से, देखिए यहाँ से रिलेशन क्या बना, यहाँ से बना बीटा इक्वल्स टू हमें मिला 2 अल्फा, ठीक है, और गामा इक्वल्स टू हमें क्या मिला 3 अल्फा। ये दोनों कब है, जब ये वाली कंडीशन है तब तो है, अगर ये वाली कंडीशन नहीं होगी तब नहीं होंगे। असामान्य ठोस होगा, असामान्य ठोस मतलब उसकी लेंथ, एक एक लेंथ का प्रसार कुछ अलग आ रहा है, दूसरी का कुछ अलग आ रहा है, तीसरी का कुछ अलग आ रहा है। जैसे मान लीजिए कोई घन था, घन की तीनों भुजाएं सेम होती हैं, तीनों का रेखीय एक्सपेंशन सेम होता है, लेकिन अगर वही तीन प्रकार की मेटल से बना हुआ हो
तो तीनों का अलग अलग होगा। जैसे पहली का अल्फा एक्स होगा, दूसरी का अल्फा वाई होगा, तीसरी का अल्फा जेड होगा। तो अब जो गामा हमें प्राप्त होगा, गामा इक्वल्स टू, वो हमें मिलेगा अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड। कब? जब वो सॉलिड आइसोटोप नहीं है, सेम मेटल का बना हुआ नहीं है, तब। उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की जो भुजाएं हैं वो अलग अलग मेटल की बनी हुई होंगी, तब हमारे पास में ये रिलेशन वैलिड होता है। अगर सेम मेटल का है तो गामा इक्वल्स टू 3 अल्फा और बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा हमें प्राप्त। तो ये था अपना थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। अब देखिए, एक अपने पास में ऐसा पदार्थ भी है जो है तो सॉलिड, लेकिन उसमें थर्मल एक्सपेंशन ना होकर के उसमें होता है थर्मल कॉन्ट्रैक्शन, यानी संपीड़न। अब आप सोच रहे हैं कि सर ऐसा कौन सा सॉलिड है? रबर आप जानते हैं, रबर। आप रबर को, रबर क्या है पहले तो ये बताइए, रबर एक सॉलिड है। आप रबर को जब गर्म करते हैं तो वो फैलता है या सिकुड़ता है? जैसे मान लीजिए ये रबर की बॉल थी, आपने इसको गर्म किया, तो ये फैलेगी या सिकुड़ेगी? ये सिकुड़ती है ना? जब भी आप गर्म करते हैं ये छोटी सी हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें हीट प्राप्त करके कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्सपेंशन नहीं होता। तो एक तो आप रबर को याद रखिएगा कि रबर वह सॉलिड है जो थर्मल एक्सपेंशन न दर्शा करके थर्मल कॉन्ट्रैक्शन दर्शाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंतर परमाणुीय जो कंपन होते हैं ना, वो अनुदैर्ध्य की जगह अनुप्रस्थ होते हैं। इस प्रकार के कंपन होते हैं, तो हीट देंगे तो ये और कॉन्ट्रैक्ट होते चले जाएंगे। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट हम देखिए, आप इसे एप्लीकेशंस बोल दीजिए या इसी सॉलिड के थर्मल एक्सपेंशन के कुछ प्रॉपर्टीज बोल दीजिए जो आपको अच्छा लगे। फर्स्ट की हम बात करते हैं कि अगर आपको किसी भी मेटल में, मेटलिक शीट में, है ना, वो कोई सी भी डायमेंशन का हो, 1 का, 2 का या 3 डायमेंशन का हो, उसमें अगर आपको होल दिखाई दे, है ना, ये होल्स वाला क्वेश्चन बहुत आता है और पूछता है कि उसमें होल है, उसे हम हीट देते हैं, तो बताइए कि ये जो होल है वो एक्सपेंड करेगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा? आप ही बताइए मुझे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये अपने पास में कोई भी एक मेटेलिक शीट है जिसमें मैंने ये होल बना दिया है। इसको यहाँ से इतने ये वर्ताकार होल बनाया है, ये वाली जो है उसे मैंने काट करके बाहर निकाल दिया, ये रिक्त स्थान है, यानी भरा हुआ मेटल केवल इतना है। ठीक है, समझ गए आप? अब देखिए, मैं आपको बोलता हूँ कि मैं इसे दे रहा हूँ हीट। हीट दूंगा तो इसमें क्या होगा? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन होगा तो एक्सपेंशन होता किस प्रकार से, सबसे पहले आपको ये कंडीशन समझनी होती है। देखिएगा, कोई भी रॉड की बात है, ये रॉड है, इसकी बात है, इसको आप हीट देते हैं तो एक्सपेंशन होता किधर है? जैसे ये सेंटर है तो सेंटर से बाहर की तरफ इसमें एक्सपेंशन होता है। इसी प्रकार से आपने एक वर्ग का एग्जाम्पल देखा होगा, स्क्वायर का। इसे आप हीट देते हैं तो इसमें एक्सपेंशन किधर होता है? बाहर की तरफ। लंबाई ऐसे ही तो बढ़ती थी, इधर भी बाहर की तरफ, इधर भी बाहर की तरफ। इसका मतलब एक्सपेंशन किधर हो रहा है? आप सेंटर से देखेंगे तो बाहर की तरफ हो रहा है, चारों तरफ देख लीजिएगा आप। सेम यही हम गोले में देखते हैं, तो गोले में भी सेंटर से बाहर की तरफ एक्सपेंशन होता है, ना कि सेंटर की तरफ। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज कैसे हो सकते हैं? भाई बना तो हुआ ये सेम मेटेलिक था, इसमें से हमने एक होल बना दिया, तो क्या हुआ? इसका सेंटर तो यहीं पे है, एक्सपेंशन किधर होगा? सेंटर से बाहर की तरफ। सेंटर से बाहर की तरफ होगा, इसका मतलब ये होल क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा, ना कि कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है। बच्चे क्या करते हैं कि बोले नहीं सर ये होल था, इसको हमने गर्म किया तो ये इधर भी बढ़ेगा और इधर भी बढ़ेगा। अरे भाई इतना थोड़ी बढ़ेगा, इतना नहीं बढ़ता है। कितना बढ़ा लेंगे आप किसी मेटेलिक शीट को या किसी भी एक रिंग के वायर को? कितना बढ़ेगा बेचारा? नहीं। इसमें जो एक्सपेंशन होता है ना, वो सेंटर से बाहर की तरफ होता है, हर तरफ सेम होता है। क्लियर है? दूसरा आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास में ये रॉड थी, ये वायर था, इसको आपने हीट दी, इसका मतलब इसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है। आपने इसी को मोड़ करके ऐसे एक सर्कुलर बना दिया, सर्कल बना दिया। इसे आप हीट देंगे, इसका मतलब यहाँ पे इसका जॉइंट था तो यहाँ से इसमें वृद्धि होगी। वृद्धि होगी तो ये बाहर की तरफ जाना स्टार्ट करेगा, ना कि अंदर की तरफ आता है। बाहर की तरफ जाएगा तो ये वापस एडजस्ट होकर के अपनी इस प्रकार की आकृति गेन कर लेगा। ये होता है इसमें एक्सपेंशन, ना कि ये अंदर की तरफ होता है। तो ये अपना होल का बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि इसमें एक्सपेंड करेगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये करता है एक्सपेंड, हमेशा इसमें वृद्धि होती है। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको दूं, तो अभी मैंने बताया था कि कांच के जार पे ढक्कन है वो टाइट हो गया है। अब आप उसे हीट दे रहे हैं, गर्म पानी में डाल रहे हैं, तो वो यूज होकर के खुल जाता है, इसका मतलब वो एक्सपेंड किया है। वो एक ढक्कन जो चूड़ियों पे उसकी जो लेयर है वो एक रिंग ही तो है ना, हॉल पे ही तो है वो। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करता तो वो गर्म पानी से और टाइट होता, लेकिन वो क्या होता है? लूज होता है। इसी प्रकार से आपने बैलगाड़ी का पहिया देखा होगा जो लकड़ी का बना हुआ होता है, उस पे उसी साइज की एक रिम चढ़ाई जाती है, जिस साइज का वो टायर है ना, उससे भी हल्की सी थोड़ी सी छोटी चढ़ाई जाती है। किस प्रकार से चढ़ाते हैं? इस रिम को हम करते हैं गरम, गरम करने से इसमें होगा एक्सपेंशन बाहर की तरफ, और इसकी साइज हो जाएगी इस टायर से बड़ी, थोड़ी सी बड़ी होगी कि हम इसे आसानी से इसके ऊपर
फिट कर देते हैं, और फिर जब ये ठंडी होगी तो इसमें होगा कॉन्ट्रैक्शन और इस पे ये परमानेंटली फिट हो जाती है। तो ये हॉल का बड़ा अच्छा कंसेप्ट है जो बहुत कंफ्यूज करता है। बच्चे कोचिंग में अक्सर पूछते हैं कि सर ये इसमें होता क्या है, तो ये मैंने आपको बड़े अच्छे से समझा दिया। सेकंड आता है कि थर्मल स्ट्रेस या तापीय प्रतिबल। तापीय प्रतिबल के कंसेप्ट को आप समझिए। जैसे ये अपने पास में कोई रॉड थी, है ना, कोई भी वायर था, इसको जब हमने हीट दी तो ये एक्सपेंड कर गया, ये दोनों तरफ एक्सपेंड कर सकता है, दोनों तरफ से फ्री है। सेकंड कंडीशन में मैंने बोला कि इसको, इस वायर को एक तरफ से आप दीवार से फिक्स कर दीजिए और एक सिरा इसका फ्री छोड़िए, और अब आप इसे हीट दीजिए, क्या ये आप एक्सपेंड करेगा? बिल्कुल करेगा। इधर एक एक सिरा तो इसका फ्री है ही, ये इधर एक्सपेंड कर जाएगा। थर्ड जो कंडीशन आती है वो ये आती है कि इसको दोनों तरफ से आप फिक्स कीजिए किसी भी दीवार के सहारे, कि ये एक्सपेंड ना तो ये फैल सके और ना ये सिकुड़ सके। अब क्या होगा, आपने दी इसको हीट, हीट दे आपने दी तो ये एक्सपेंड करना चाहेगा, एक्सपेंड करेगा, इसका मतलब ये दीवार पे लगाएगा इधर फोर्स, इधर फोर्स। अब देखो ये बढ़ तो सकता नहीं, ये केवल दीवार पे जितनी हम हीट देते जाएंगे और जिसकी जितनी इसकी कैपेसिटी है उतना ये फोर्स लगाता जाएगा इस दीवार पे। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ आपको याद है, मैंने पढ़ाया है, आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे। एवरी एक्शन हैव ए रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया की एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो क्रिया कौन कर रहा है? ये वायर कर रहा है इस दीवार पे, तो जो प्रतिक्रिया करेगी वो दीवार करेगी इस वायर पे, और वो लगाएगी एफ फोर्स, जिसे हम बोलते हैं प्रतिबल, तापीय प्रतिबल। इधर से ये दीवार लगाएगी इस साइड में। सेम यही कहानी अगर कॉन्ट्रैक्शन में देखें तो ये दोनों तरफ से दीवार से फिक्स कर दिया इस वायर को, इस वायर को मैंने किया इस बार कोल्ड, ठंडा, ठंडा करूंगा तो इस वायर में होगा कॉन्ट्रैक्शन, यानी ये वायर है वो इधर आना चाहेगा, ठीक है, संपीड़न होना चाहेगा। इस कंडीशन में जो दीवार इस पे फोर्स लगाएगी वो होगा इस प्रकार से, इसे भी हम बोलते हैं थर्मल स्ट्रेसेस। अब बात आती है कि हमें इसका फॉर्मूला कैसे निकालें हम, फॉर्मूला क्या होता है, वो हमारे मेन मकसद की बात है, न्यूमेरिकल में वही काम आता है। ये मैंने आपको केवल थ्योरेटिकली समझाया है, प्रैक्टिकली कि किस प्रकार से हम इसे समझते हैं या घटना क्या होती है इसमें। तो देखिए स्टार्टिंग में हम बात करें तो इसके लिए हम देखते हैं अल्फा। अल्फा क्या होता है? लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट डेल्टा एल अपॉन एल नोट डेल्टा टी। जहाँ पे एल नोट है वो इनके लेंथ में डिफरेंस है, डेल्टा टी है वो टेम्परेचर में डिफरेंस है, और एल नोट है वो इनिशियल लेंथ है। एक आप जब पढ़ेंगे सॉलिड और लिक्विड की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम मैकेनिक्स में, वहां पे हम पढ़ेंगे यंग मॉडुलस, यंग का प्रत्यास्था गुणांक, जिसका फॉर्मूला होता है y इक्वल्स टू प्रतिबल बटा विकृति। किसी भी पदार्थ में कितना प्रतिबल लग रहा है और उस प्रतिबल की वजह से उसमें कितनी विकृति आती है, ये होता है यंग मॉडुलस या यंग का प्रत्यास्था गुणांक। अब हमें यहाँ पे ये दोनों चीजें निकालनी है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रतिबल। प्रतिबल के लिए हमें यंग मॉडुलस तो किसी भी सॉलिड का दिया हुआ होगा, हमें ज्ञात करनी है कि विकृति कितनी है। तो विकृति कितनी है भैया? विकृति है इसमें अल्फा डेल्टा टी। किस प्रकार से? देखिए आपको दिया हुआ था कि ये इसकी लेंथ थी, इनिशियल लेंथ थी एल नॉट, हीट दी तो इसकी फाइनल लेंथ हो गई एल। इसका मतलब इसकी एक्चुअल जो लेंथ थी उसमें डिफरेंस कितना आया? ये वाला। तो ये क्या है? इसकी विकृति या एरर है। इसे हम क्या बोलेंगे? ये लंबाई कितनी है? डेल्टा एल। तो डेल्टा एल अपॉन इनिशियल लेंथ कितनी थी? एल नॉट। ये क्या है इस वायर में? विकृति है या एरर है। इसका मतलब विकृति की वैल्यू आएगी डेल्टा एल अपॉन एल नॉट इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। प्रतिबल क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, यानी एफ बाई ए, ये होता है प्रतिबल। तो यहाँ से हम फॉर्मूला डिफाइन करेंगे इसका। देखिएगा y इक्वल्स टू एफ बाई ए इंटू विकृति कितनी है? अल्फा डेल्टा टी। ये तो हो गया इसके लिए यंग मॉडुलस का फॉर्मूला। इसी से हम एफ बाई ए यानी प्रतिबल निकालेंगे। एफ बाई ए इक्वल्स टू वाई अल्फा डेल्टा टी। ये तो फॉर्मूला किसका है? प्रतिबल का। और केवल अगर आपको एरिया दिया हुआ हो तो हम एफ की वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे ए वाई अल्फा डेल्टा टी से। क्लियर है? तो ये फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। कब? जब बात हो तापीय प्रतिबल की, यानी किसी भी रॉड को हमने दोनों सिरों से फिक्स कर दिया और अब हम उसे हीट दे रहे हैं। एक एग्जांपल और आता है इसका, जिसे हम बोलते हैं बाई मेटेलिक स्ट्रिप, द्विधातु पट्टी। देखिएगा क्या होती है। ये कोई भी एक धातु की बनी हुई रॉड है, अच्छी सी बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो धातुओं से बनी हुई रॉड थी जिनको हमने आपस में यहाँ से चिपका दिया, बिल्कुल फिक्स कर दिया, फेविकोल वाला जोड़ जो कभी नहीं टूटेगा। इस प्रकार से हमने फिक्स कर दिया। ये पीली वाली है, इसे हम बोल देते हैं पीतल की रॉड है ये। और ये जो व्हाइट है इसे हम बोल देते हैं स्टील। कलर के अनुसार ले लेते हैं ना अपने, क्या जाता है, ये स्टील की रॉड है। दोनों को हमने क्या कर दिया, वैसा फिक्स कर दिया बिल्कुल एकदम फेविकोल वाला जोड़। अब स्टील का जो अल्फा होता है वो होता है 1.2 इंटू 10⁻⁻⁵ केल्विन इनवर्स, जबकि पीतल का जो अल्फा होता है वो होता है 2 इंटू
10⁻⁵ केल्विन इनवर्स। जिसका अल्फा जितना ज़्यादा उसका रेखीय प्रसार भी उतना ही ज़्यादा। तो अल्फा ज़्यादा किसका है? पीतल का। कितना है? 2। और यहाँ पे कितना है? 1.2। इसका मतलब पीतल में एक्सपेंशन ज़्यादा होगा। एक्सपेंशन ज़्यादा होगा तो यहाँ पे घटना क्या होगी? अभी हम इसे देंगे टेम्परेचर या हीट। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर जो स्टील की है वो तो रह जाएगी इतनी और पीतल वाली इतनी हो जाएगी। मैंने क्या बताया? यहाँ से हमने फेविकोल वाला जोड़ लगा दिया, टूट नहीं सकता ये। बढ़ेंगी तो दोनों एक साथ ही बढ़ेंगी। अब किस प्रकार से बढ़ेंगी? तो अब इनमें आएगा बैंड। ये एक थोड़ी-सी हल्की-सी सर्कुलर संरचना लेंगी। देखिए किस प्रकार से, जिसका एक्सपेंशन ज़्यादा होगा वो बाहर की तरफ चली जाएगी उत्तल सरफेस की तरफ। तो ये तो हो गई आपकी पीतल वाली। और जिसका कम होगा एक्सपेंशन वो आएगी अंदर की तरफ, तो ये हो जाएगी आपकी स्टील की रॉड। ठीक है? क्यों हुई? क्योंकि इसका एक्सपेंशन कम था इसलिए ये कम प्रसारित हुई, इसका एक्सपेंशन था ज़्यादा। ये ज़्यादा जो प्रसारित हुई तो इसकी लेंथ है वो ज़्यादा बढ़ गई। क्योंकि उत्तल सतह की जो लेंथ होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है। तो ये हो गई आपकी पीतल वाली रॉड और ये हो गई स्टील की रॉड। तो इसमें कुछ इस प्रकार से प्रसार होता है। इसका उपयोग विभिन्न जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उनमें काम में लिया जाता है। दूसरा, आपने प्रेस में भी देखा होगा कि वो एक अनुमानित टेम्परेचर जो हम उसमें डिफाइन करते हैं या सेट करते हैं, उतना लेने के बाद में ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। तो वो घटना किसकी है? वो घटना घटित करने वाली चीज़ है बाई मेटेलिक स्ट्रिप या द्विधातु पट्टी। एक अगर एग्जांपल और दूँ मैं आपको तो वो पेंडुलम वाली घड़ी होगी। पेंडुलम की घड़ी आप सभी ने देखी होगी। ये उस घड़ी का डायल है। यहाँ पे उसमें एक पेंडुलम लटका हुआ होता है और ये बना होता है इनवार का। जिसका रीज़न है, इनवार का अल्फा है वो बहुत ही कम होता है, वेरी लो। इसकी वजह से इसमें थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ना के बराबर होता ही नहीं है। और इसी वजह से यह घड़ी है वो एग्जैक्ट टाइम देती है हमें, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। अब बात करते हैं कि अगर यह इनवार का ना हो तो किसी अन्य मेटल का हो जिसका अल्फा है वो काफ़ी ज़्यादा हो, यानी वो टेम्परेचर और कोल्डनेस दोनों के प्रति रिएक्टिव हो, तो क्या होगा? तो गर्मियों के दिनों में देखिए होगा इसमें एक्सपेंशन, और ये मान लीजिए इतना बढ़ करके हो गया, इतना बड़ा ये पेंडुलम। अब देखिए जब यहाँ पे था तो ये दोलन कर रहा था यहाँ तक का दोलन, तो अब भी ये यहीं तक का करेगा, इसका आयाम इतना ही होगा। लेकिन आप देखिएगा, अब ये यहाँ जो फाइनल पोजीशन है वो हम इस प्रकार से निकालते हैं, यहाँ से निकालते हैं, ये वाली थी। अब एक तो आप यही देखिए कि ये वाला एरिया ही है, एक आप ये देखिए कि ये वाला एरिया आप कवर करेगा, कौन-सा है? ये ज़्यादा है। ज़्यादा है इसका मतलब इसे टाइम ज़्यादा लगेगा। टाइम क्या लगेगा? ज़्यादा। टाइम ज़्यादा लगेगा इसका मतलब अब घड़ी चलेगी धीरे, 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 तो टाइम का क्या होगा? लॉस। इसका मतलब अगर एक्चुअल 12 बजे हुए हैं, तो ये 12 से तो कम ही बजाएगी, चाहे कितनी बजा दो। जैसे मान लीजिए ये बजाएगी 11:55 सेकंड। अगर सर्दियों में यही घटना देखें तो ये घड़ी थी, एक्चुअल लेंथ थी उसकी इतनी। सर्दियों में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा और ये लेंथ छोटी होकर के हो जाएगी इतनी। जैसे पहले यहाँ तक की थी, तो ये अपना दोलन कर रही थी, इसका आयाम था इतना, एक्चुअल टाइम बता रही थी तब। अब देखिए ये वाली लेंथ है ज़्यादा, अब ये दोलन करेगी इतना सा, ये लेंथ क्या है? कम। कम है इसका मतलब ये टाइम क्या लेगी? कम। आवर्तकाल क्या होगा? कम। कम आवर्तकाल में ये दोलन करेगी, इसका मतलब अब ये घड़ी भागेगी फास्ट, टक 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 टक, है ना? अब यहाँ पे क्या होगा? टाइम का होगा गेन। टाइम का गेन मतलब टाइम बज रहा होगा 12 और ये बताएगी कि भैया 12:05 हो गई हैं, यानी आगे चल रही है। यानी गर्मियों में तो घड़ी हो जाती है सुस्त और सर्दियों में भागती है वो तेजी से। तो दोनों कंडीशन में टाइम गलत हो जाती है, इसीलिए इनवार मेटल का यूज किया जाता है जिसका अल्फा बहुत कम होता है, उसमें थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का गुण नहीं पाया जाता। इसी के हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं, इसीलिए मैंने आपको ये अभी बताया है। तो चलिए नेक्स्ट हम पार्ट पे चलते हैं और वो है अपना न्यूमेरिकल सेक्शन, जिसके लिए हमने अभी ये पूरी राम कहानी पढ़ी है। और फर्स्ट न्यूमेरिकल है अपना कि एक धात्विक लोलक की घड़ी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बता रही है सही टाइम। यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं हर चीज़ को। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो क्या है? एक्चुअल टाइम। नेक्स्ट हमें क्या दिया है? यदि एक दिन, यह एक दिन में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 12.5 सेकंड मंद हो जाती है। अब टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और घड़ी मंद कितनी हुई? 12.5 सेकंड। तब धात्विक लोलक का रेखीय प्रसार गुणांक ज्ञात कीजिए। हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है अल्फा, कि उस घड़ी का जो पेंडुलम है उसके जिस मेटल का वो बना हुआ है उसका अल्फा कितना है, ये बताइए हमें। तो अब देखिए अल्फा क्या होता है? अल्फा होता है लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट किसी भी पदार्थ का। यहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी अलग है, समझिएगा। यहाँ पे हम जो चीज़ें लेने वाले हैं उसे उसके सिंबल्स हम पहले डिफाइन करते हैं। स्मॉल टी से हम डिनोट करेंगे टाइम को, और कैपिटल टी से हम डिनोट करेंगे टेम्परेचर को, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। दूसरी बात, डेल्टा टी। पहले तो आप टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ से निकालिए। अपने को डेल्टा टी, कैपिटल डेल्टा टी कितना दे रखा है? वो दे रखा है, फाइनल है 25 डिग्री और इनिशियल है 0 डिग्री, तो कितना आया?
25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आ गई अपने पास में डेल्टा टी की वैल्यू। अब देखिए आवर्तकाल वाला जो फंडा होता है ना, उसमें क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा टी, टाइम डिफरेंस इक्वल्स टू 1/2 इंटू इनिशियल टाइम टी अल्फा डेल्टा टी। ये फॉर्मूला अपने को जो याद रखना है, किसके लिए, जब आपको अल्फा डिफाइन करना हो या दिया हुआ हो और आपको टाइम डिफरेंस निकालना हो पेंडुलम वाली घड़ी के लिए, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ से देखिए अपने पास सब कुछ वैल्यू है, हमें जो निकालना है वो क्या है, ये अल्फा है। डेल्टा टी अपने को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है कि वो 0 डिग्री पे तो बता रही है राइट टाइम, और 25 डिग्री पे वो बता रही है 12.5 सेकेंड लेट। इसका मतलब डिफरेंस कितना आया, 12.5 इक्वल्स टू 1/2। टाइम क्या होता है एक दिन का, सेकंड में निकालें तो ये हो गया आपका 24 × 3600, जो कि लगभग लगभग 86,400 के समथिंग आते हैं, 86,400 सेकंड होती है एक दिन। इंटू अल्फा इंटू टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 25। अब तो आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं बिल्कुल मैथमेटिकल फॉर्म में। तो यहाँ से जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/86400 केल्विन इनवर्स या पर केल्विन। तो ये तो यहाँ से तो मैथमेटिकल काम है, ये तो आपको खुद को करना है। जो फिजिक्स थी वो यहीं तक थी कि आपको डेल्टा टी निकालना है, कैपिटल टी टेम्परेचर वाला और डेल्टा स्मॉल टी टाइम वाला निकालना है। उसके बाद में इनकी वैल्यू पुट करके आपको अल्फा की वैल्यू मिलेगी। फॉर्मूला आपको ये वाला ध्यान रखना है, डेल्टा टी इक्वल्स टू 1/2 टी अल्फा डेल्टा टी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में भी यही काम आने वाला है, देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक पेंडुलम घड़ी 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर 12 सेकंड प्रतिदिन धीमी हो जाती है। आपको क्या दिया, टेम्परेचर दिया 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो है वो 12 सेकंड धीमी, तथा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर वह 4 सेकंड प्रतिदिन तेज हो जाती है। टेम्परेचर डिक्रीज हुआ 20 सेकंड पर आया, तो अब वो हो जाती है 4 सेकंड तेज। तो आपको पूछेगा कि तापमान जिस पर वह सही समय दर्शाएगी, एक तो वो टेम्परेचर बताइए हमें जिस पे वो एग्जैक्ट टाइम बताती है वो, और दूसरा पेंडुलम की धातु का रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा बताइए आप। दो चीजें निकालनी, एक तो एक्चुअल टेम्परेचर जिस पे वो राइट टाइम बताएगी, और एक आपको पूछा है अल्फा। देखिए पहले वाले में आप देखिए कि वो धीमी हो रही है और दूसरे में तेज हो रही है, इसका मतलब टेम्परेचर तो आएगा 20 और 40 के बीच का। आएगा कितना, उसको हम अभी फॉर्मूले की सहायता से निकालते हैं। इक्वेशन बनाएंगे हम, दो इक्वेशन, देखिए किस प्रकार से। फर्स्ट फॉर्मूला आपको याद है, डेल्टा टी इक्वल्स टू 1/2 टी अल्फा डेल्टा टी। यहाँ से हम क्या करेंगे, इस टी को लेकर के आएंगे इस साइड। तो फॉर्मूला अपना बनेगा डेल्टा टी अपॉन टी इक्वल्स टू 1/2 अल्फा डेल्टा टी। इससे हम दो इक्वेशन बनाते हैं। फर्स्ट वाली कंडीशन देखिए अपने पास में क्या थी, फर्स्ट में थी 40 डिग्री तो तापमान है और 12 सेकंड वो धीमी है। इसका मतलब जो बीच वाला टेम्परेचर है वो हमने टी माना है यहाँ पे, जो कि हमें ज्ञात करना है। तो एक्चुअल में हम इसे एक बार मान लेते हैं कि टी टेम्परेचर था। तो डेल्टा टी कितना है 12, क्योंकि डिफरेंस कितना आ रहा है टाइम में, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे अब 12 सेकंड धीमी है, इसका मतलब डिफरेंस 12 आ रहा है। अपॉन टोटल टाइम कितना होता है, तो 24 × 3600। इस बार आप 86,400 ना लेकर के इस प्रकार ले लीजिए ताकि काटने में आसानी हो। इक्वल्स टू 1/2 अल्फा हमें निकालना है। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 40 माइनस टी, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, टाइम डिफरेंस कितना है ये देखिए 4 सेकंड, तो 4/24 × 3600 बराबर 1/2 अल्फा। टाइम डिफरेंस कितना है, ये है t-20, क्योंकि अब टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है, तो t-20। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, हमें करना है 1/2, 1/2 करेंगे, इसका मतलब मैं यहीं पे कर देता हूँ डायरेक्ट, ये हो गया आपका 1/2। काटो मैथमेटिक्स। अब तो आप देखेंगे कि ये वाला पोर्शन पूरा इसने खा लिया, ये खा गया, अल्फा अल्फा को खा गया, और ये 4 है वो इस 12 को खा गया 3 बार। तो अपने पास में जो फाइनल कैलकुलेशन बची वो क्या बची, यहाँ से 40 माइनस टी अपॉन t-20 इक्वल्स टू 3। यहाँ से आपको t की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो गया 40 माइनस टी इक्वल्स टू 3t-20, और यहाँ से t की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 25। इसका मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर होगा जिसपे ये क्या बताएगी, राइट टाइम बताएगी। तो टी की वैल्यू अपने पास में आ गई, टी की वैल्यू आ गई, तो अब हमें अल्फा निकालना है। अल्फा हम किस प्रकार निकालेंगे, हम यहाँ पे ये सेकंड वाली कंडीशन लेते हैं। टेम्परेचर कितना होता है सेकंड कंडीशन में 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और टाइम डिफरेंस कितना आता है 4 सेकंड का। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी कम करनी पड़ेगी। इस कंडीशन के लिए हम लेते हैं
और अपना जो एक्चुअल टेम्परेचर है वो कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जिस पर जीरो डिफरेंस आता है सेकंड में, मतलब एग्जैक्ट टाइम बताते हैं। तो लगाइए वही डेल्टा टी अपॉन टी इक्वल्स टू 1/2 अल्फा डेल्टा टी। वैल्यू पुट करो। डेल्टा टी कितना है, डिफरेंस कितना है टाइम में, 4 सेकेंड, अपॉन 24 गुणा 3600 इक्वल्स टू 1/2 अल्फा। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 5 का, 25 माइनस 20 निकाल लो। अब क्या निकालना है, अल्फा ही तो है अननोन क्वांटिटी। तो ये हो गया 6 और इससे हो गया ये 3, उधर आ गया आपका 5 अल्फा बराबर 1/3600 गुणा 3। तो अल्फा बराबर हो गया आपका 1/15 गुणा 3600 केल्विन इनवर्स। ये आ गया रेखीय प्रसार गुणांक। तो टेम्परेचर की वैल्यू निकाल ली और अल्फा की वैल्यू हमने निकाली। तो आपको ये वाला फॉर्मूला पेंडुलम वाली घड़ी के लिए याद रखना है। डेल्टा टी जो टाइम डिफरेंस है, 1/2 इंटू टी एक दिन का पूरा समय, इंटू अल्फा डेल्टा टी। अल्फा क्या है, उस पेंडुलम वाली रॉड का रेखीय प्रसार गुणांक, और डेल्टा कैपिटल टी है टेम्परेचर डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि 10 मीटर लंबी लोहे की छड़ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। यदि लोहे का रेखीय ताप प्रसार गुणांक ये है तो उस छड़ की लंबाई में वृद्धि निकालिए। एक्चुअल लेंथ कितनी दी है आपको, 10 मीटर की ये लंबाई थी इसकी। टेम्परेचर कितना दिया आपने, 0 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब डेल्टा टी कितना है 100। एल नोट कितना है 10 मीटर। निकालना क्या है आपको, लंबाई में वृद्धि। लंबाई में वृद्धि इसका मतलब डेल्टा एल निकालना आपको। चलो निकालते हैं। तो डेल्टा एल क्या होता है, डेल्टा एल इक्वल्स टू एल नोट 1 + अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा एल इक्वल्स टू एल नोट कितना है 10, 1 + अल्फा की वैल्यू कितनी दी रही, ये रही यहाँ पे देखिए आप, 10 गुणा 10 की पावर -6 इंटू, और डेल्टा टी कितना है 100। अब तो मैथमेटिक्स बची है, फिजिक्स तो यहीं पे समाप्त हो गई। करो मैथमेटिक्स करो। तो ये हो गया 10 प्लस, ये हो गया 10, इससे होगा तो ये 100 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 100। तो यहाँ से डेल्टा एल हमें मिलेगा 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि आपको दिया हुआ है किस में, तो यहाँ पे अपने को दिया हुआ है सेंटीमीटर में। और सेंटीमीटर में जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा एल इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो इसे आप 100 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा 1। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर की उसमें वृद्धि होगी। अब उसकी जो फाइनल लेंथ होगी वो कितनी होगी, यहाँ तक की होगी, वो क्या क्या होगी 11 सेंटीमीटर। फाइनल लेंथ पूछ ले तो 11 सेंटीमीटर, डिफरेंस पूछ ले तो 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ है कि एक धात्विक छड़ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर इसकी लंबाई में 19% की वृद्धि हो जाती है। तो धातु का आयतन प्रसार गुणांक ज्ञात कीजिए। आयतन प्रसार यानी यहाँ पे आयतन नहीं पूछा, ये रेखीय प्रसार पूछा आपको, क्वेश्चन गलत है, क्योंकि धात्विक छड़ की बात है, छड़ में आयतन नहीं होता है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है रेखीय प्रसार, क्या पूछा है, रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा। अल्फा कितना होगा, लगाइए वही फॉर्मूला। सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर डिफरेंस कितना दिया हुआ है 100, क्योंकि इनिशियल है 0, फाइनल है 100 डिग्री। डेल्टा एल लंबाई में वृद्धि कितनी दी है 19%, 19% का मतलब 19/100। अब अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है डेल्टा एल अपॉन एल नोट डेल्टा टी। डेल्टा एल कितना दिया हुआ है आपको, ये रहा 19/100 इंटू एल नोट कितना दिया हुआ है, एल नोट 100, क्योंकि 100 बेस पर ही हम निकाल रहे हैं 19% वृद्धि, इंटू डेल्टा टी भी कितना है 100। ये तो सभी 100 हो गए। तो यहाँ से अल्फा इक्वल्स टू कितना मिला 90 इंटू 10⁻⁻6। यहाँ पे ध्यान रखना केल्विन इनवर्स मत कर देना। यहाँ पे क्या दिया हुआ है डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब पर डिग्री सेंटीग्रेड, या आप इसे बोल सकते हैं डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। तो यह आपका आंसर आएगा। अब देखिए मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। मैच करने के लिए अपने को क्या करना होगा, यहाँ पे आपको देखिए क्या हुआ है 1.9 इंटू 10⁻⁻5 दिया हुआ है। इसका मतलब आपको यहाँ से ये वैल्यू प्राप्त करके आपको आपका आंसर डिफाइन करना होगा। ये हुई अपनी अल्फा की वैल्यू। तो ये था अपना थर्मल एक्सपेंशन, और उसका भी पहला पार्ट हमने देखा थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। ठोसों में रेखीय प्रसार, क्षेत्रफल प्रसार और आयतन प्रसार। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।